दोस्तों, बहुत पहले की बात है। फारस के बादशाह की एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी जो कि अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी थी। हर वक्त वो अपने महल के लोगों को तंग किया करती थी। और यही नहीं, शहजादी के गरूर और घमंड का आलम यह हो चुका था कि वो अपने बाप की भी गुस्ताख हो गई थी। यानी कि वो बात बात में अपने बाप की शान में भी गुस्ताखी करने लगी थी। शहजादी की इन हरकतों को देखकर बादशाह बहुत परेशान रहने लगा था। खैर, ऐसे करते करते शहजादी जवान हो गई। शहजादी अपने हुस्न की वजह से अब तो और ज्यादा घमंडी हो गई थी। यह देखकर बादशाह ने सोचा कि इसकी शादी करा दी जाए, शायद यह सुधर जाए। उसके बाद में बादशाह ने शादी का ऐलान कर दिया। बस फिर क्या था, जगह जगह से शादी के पैगाम आने लगे, मगर शहजादी हर एक का मजाक उड़ाती और उनके पैगाम को ठुकरा देती। यह देखकर बादशाह बहुत शर्मिंदा होता। फिर एक दिन बादशाह ने यह मसला अपने एक खास वजीर के सामने रखा तो वजीर ने बताया कि हम आसपास के तमाम शहजादों को दावत पर बुलाते हैं। शायद कोई शहजादा आपकी बेटी को पसंद आ जाए और वो उसके साथ में शादी करने को तैयार हो जाए। बादशाह को वजीर की यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने अगले ही दिन अपने महल में दावत का प्रोग्राम रख दिया और इसमें आसपास के तमाम शहजादों की दावत की गई। उसके बाद में आसपास के तमाम शहजादे महल में आ गई। सब ने खाना खाया और अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गई। उसके बाद में बादशाह ने अपने एक दरबारी को हुक्म दिया कि जाओ, शहजादी को ये पैगाम दो कि वो दरबार में आई। उसके बाद में शहजादी अपनी कुछ कनीज़ों के साथ में बड़े ही मगरूर भरे अंदाज में दरबार में तशरीफ लाई। सब लोग शहजादी की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। उसके बाद में शहजादी हर एक शहजादे को हिकारत भरी नज़रों से देखने लगी और उनका मजाक उड़ाने लगी। सबसे पहले शहजादी एक ऐसे शहजादे के पास गई जो कि बहुत लंबा था। उसको देखकर वो अपनी कनीजों से कहने लगी कि इसको तो देखो कितना लंबा है, ऐसे लगता है जैसे कोई खंबा खड़ा है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाद में शहजादी दूसरे लड़के के पास गई जो कि बहुत ज़्यादा गोरा था। उसको देखकर शहजादी कहने लगी कि इस सफ़ेद चूहे को तो देखो कैसा लगता है। उसके बाद में वो अगले शहजादे के पास गई जिसकी जुल्फें बहुत लंबी थी। उसको देखकर शहजादी ने अपनी कनीजों से कहा कि इसको तो देखो, ये तो कोई हिजड़ा लगता है। उसके बाद में जब वह शहजादी अगले लड़के के पास गई तो उसको देखकर बहुत हंसी। वो इसलिए क्योंकि उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी। उसने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इसको तो देखो, इसने अपने चेहरे पर कितना घास और फूस उगा रखा है। जब बादशाह ने देखा कि उसकी बेटी ने घर आए सारे मेहमानों की बेइज्जती की है और हर एक का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ और गुस्से से लाल हो गया। फिर बादशाह ने सबसे माफ़ी मांगी और भरे दरबार में ये ऐलान कर दिया कि उसकी बेटी बहुत बदतमीज़ और बदअखलाक है। अब वो किसी को पसंद करे या ना करे, मगर अब वो अपनी इस घमंडी बेटी की शादी किसी फकीर के साथ करेगा। फिर अगले दिन एक फकीर आया जो गली गली में गाना गाकर भीख मांग रहा था। जब वो फकीर महल के करीब आकर गाना गाने लगा तो बादशाह ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी तो फौरन अपने एक खादिम को हुक्म दिया कि वो इस फकीर को महल के अंदर बुला लाई। फिर वो फकीर अपने फटे पुराने कपड़ों में महल के अंदर आ गया और बादशाह और शहजादी के सामने गाना गाने लगा। फिर उसने बादशाह से इनाम मांगा तो बादशाह कहने लगा कि तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, इसलिए मैं तुमको इनाम भी बहुत अच्छा दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करूंगा। जब शहजादी ने यह सुना तो वह बहुत हैरान हो गई और हाथ पांव मारने लगी, मगर बादशाह ने उसकी एक भी ना सुनी और फौरन महल में काजी को बुला लिया और इस मगरूर शहजादी की शादी उस फकीर के साथ में करा दी। फिर अपनी बेटी को हुक्म दिया कि वो अपने शोहर के साथ जाने की तैयारी करी। फिर वो शहजादी रोती बिलखती उस फकीर के साथ चल पड़ी। अब वो फकीर उस शहजादी को लेकर यानी कि अपनी बीवी को लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक खूबसूरत बाग आया तो उस शहजादी ने पूछा कि ये बाग किसका है, जो कि बहुत खूबसूरत है। तो यह सुनकर उस फकीर ने बताया कि यह बाग उस दाढ़ी वाले शहजादे का है जिसको तुमने कल ठुकराया था। तो यह सुनकर शहजादी अफसोस भरे लहजे में कहने लगी, हाय, मैंने ये क्या कर दिया। अगर मैं उसे ना ठुकराती तो आज यह बाग मेरा होता। फिर वो चलते चलते एक खूबसूरत शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी ने पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है। तो फकीर कहने लगा कि इस शहर का मालिक भी वही दाढ़ी वाला शहजादा है। अगर तू उसे ना ठुकराती तो आज यह शहर भी तुम्हारा होता। तो यह सुनकर शहजादी कहने लगी, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ जो उसे ठुकरा दिया। फिर फकीर ने कहा कि तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बात क्यों कर रही हो, अब मैं ही तुम्हारा शोहर हूँ। इस तरह से फिर चलते चलते उस फकीर की झोंपड़ी आ गई
उसको देखकर शहजादी बोली, ये क्या है, कितनी बदनुमा और गंदी झोपड़ी है। तो फकीर ने कहा कि यही मेरा घर है और इसी घर में अब हम दोनों को अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। फिर शहजादी ने कहा कि तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फकीर ने कहा कि हमें नौकरों की क्या ज़रूरत है, अब तुम घर का सारा काम करोगी और फिर मेरी बीवी होने के नाते अब तुम्हारा ये फर्ज भी है कि तुम मेरी खिदमत करो। उसके बाद में फकीर ने हुक्म दिया कि अब तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। अब शहजादी को खाना बनाना कहाँ आता था, इसलिए फकीर ने इसकी थोड़ी मदद की और कुछ देर के बाद में जैसा भी उल्टा सीधा खाना बना उन्होंने दोनों ने खाया और सो गई। अगले दिन फकीर ने शहजादी को सुबह जल्दी जगा दिया और झोंपड़ी की सफाई करने का हुक्म दे दिया। उसके बाद में शहजादी घर की साफ सफाई करती रही और ऊपर से फकीर शोहर की जली कटी बातें भी सुनती रही। मगर अब शहजादी करती भी तो क्या करती, उसके पास में अब सब्र करने की सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। इस तरह से झोंपड़ी में इन दोनों के दिन गुजरने लगे। फिर एक बार इन पर एक ऐसा वक्त आया कि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और ना ही इनके पास में कोई पैसे थे। यह देखकर फकीर ने शहजादी से कहा कि मेरे पास जो पैसे थे वो सारे खर्च हो गए हैं, अब पैसे कमाने की बारी तुम्हारी है। मैं तुमको जंगल से लकड़ियां काट कर ला देता हूँ, तुम उनसे टोकरियां बना लेना। फिर इतना कहकर वो फकीर जंगल गया और लकड़ियां तोड़ लाया। अब शहजादी ने टोकरियां बनाना शुरू कर दी, मगर इसने पहले कभी ये काम किया नहीं था, इसलिए शहजादी की अंगुलियां जख्मी हो गई और उनसे खून बहने लगा। यह देखकर फकीर शोहर कहने लगा कि मेरा ख्याल है तुमसे ये काम नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ सूत लाकर दे देता हूँ, तुम उससे कपड़े बुन लेना। मगर शहजादी से यह काम भी ना हो सका। यह देखकर फकीर कहने लगा कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम कोई भी काम नहीं कर सकती हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें मिट्टी के बर्तन ला देता हूँ, तुम बाजार में जाकर उनको बेच दिया करो। यह सुनकर घमंडी शहजादी कहने लगी, अगर बाजार में मेरे मुल्क के लोगों ने देख लिया तो वो मुझ पर हंसेंगे। तो फकीर कहने लगा कि अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती हो तो फिर तुमको ये काम करना होगा। फिर वो शहजादी मिट्टी के बर्तन बेचने का काम करने लगी। इनका यह काम अच्छा चलने लगा था, क्योंकि लोग जब इतनी खूबसूरत लड़की को बर्तन बेचते हुए देखती तो उस पर तरस खाकर उससे कुछ ना कुछ जरूर खरीद लेते थे। मगर एक दिन बाजार में एक बदतमीज सिपाही आया। उसने देखा कि शहजादी ने रास्ते के बीच में बर्तन रखे हैं, तो उसने सारे बर्तन तोड़ दिए और कहने लगा, तुम्हें दिखता नहीं ये लोगों की आने जाने का रास्ता है। यह देखकर शहजादी बहुत दुखी हुई और घर आकर उसने ये सारा वाकया अपने फकीर शोहर को बता दिया। यह सुनकर फकीर कहने लगा, तुमसे कोई भी काम नहीं होगा, तुमने रास्ते में बर्तन रखे ही क्यों थे। फिर एक दिन फकीर शाही महल में गया और वहां पर उसकी बीवी को यानी कि उस शहजादी को बावर्ची का काम मिल गया। फकीर कहने लगा कि अब तुम्हें शाही महल में काम मिल गया है, अब हमें खाने को भी खूब मिला करेगा। उसके बाद में वो घमंडी शहजादी एक बावर्ची बन गई। अब वो सुबह से लेकर शाम तक शाही महल में काम करती और शाम को लोगों का बचा हुआ खाना घर ले आती। इस तरह से अब इन दोनों मियाँ बीबी के दिन भी अच्छे से गुजरने लगे। थोड़े दिनों बाद ही शाही महल में एक शादी का जश्न आ गया। पूरे महल में हर तरफ धूमधाम थी, मगर इधर वो शहजादी अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके बाद में शहजादी ने अपनी टोकरी बचे हुए खाने से भरी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। शहजादी अभी महल के दरवाजे पर गई ही थी कि अचानक एक शानदार लिबास वाले खूबसूरत शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने जैसे ही उसको देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो शख्स वही दाढ़ी वाला था जिसको शहजादी ने ठुकराया था। उसको देखकर शहजादी मारे खौफ के कांपने लगी। उसके बाद वो शख्स शहजादी को वापस महल के अंदर ले आया। शहजादी बहुत घबरा गई थी, इस वजह से उसके हाथ से वो टोकरी छूट गई और उसका सारा खाना जमीन पर बिखर गया। यह देखकर सारे लोग हंसने लगे। शहजादी को ऐसा लगने लगा था जैसे कि ये जमीन फटने वाली है और वो उसमें समाने वाली है। शहजादी ने झट से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, मगर उस शख्स ने फिर से शहजादी का हाथ पकड़ लिया और बड़ी नरमी के साथ बोला, ए शहजादी डरो मत, क्या तुमने मुझको नहीं पहचाना? मैं वही फकीर हूँ जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है। मैं वही दाढ़ी वाला हूँ जिसका तुमने मजाक उड़ाया था। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। और ये सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। मगर तुम अपने घमंड में चूर थी, इसलिए तुम्हारे गरूर को कम करने के लिए मैंने ये सब किया है। अब तुम्हारे गरूर का इलाज हो चुका है, अब तुमको अच्छा सबक मिल चुका है। अब पिछली सारी बातों को भूल जाओ, आज हमारी शादी की सालगिरह है। उसके बाद में कुछ कनीजें आई और शहजादी को अपने साथ ले गई। फिर शहजादी को नहला धुलाकर शाही लिबास पहनाया गया। उसके बाद में जब शहजादी तैयार होकर महल में वापस आई तो उसने देखा कि महल में उसके वालिदैन भी मौजूद हैं।
फिर सबने शहजादी को शादी की मुबारकबाद दी। अब शहजादी सबसे बड़े ही एहतराम के साथ मिल रही थी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी और इसका गरूर और घमंड एकदम खत्म हो चुका था।